ठीक है। समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती। सो द मेन प्रॉब्लम इस कि बच्चों का इशू इस चीज में आ जाता है कि वो समझ नहीं सकते कि उस क्वेश्चन में हमने क्या लिखना है। ठीक है। अब जैसे जैसे कैम्ब्रिज वाले आगे प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि दैट पैटर्न वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, तो अब 8-10 साल होने वाले हैं कि ये सेम पैटर्न चल रहा है। तो अब जो है वो कैम्ब्रिज वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, 14 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आज हम लोग स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ 14 मार्क्स क्वेश्चन। सो टाइप्स ऑफ, टॉपिक लिखें, टाइप्स ऑफ 14 marks questions. Generally there are two main types of these questions. दो तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है एक क्वेश्चन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं उसको? स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब अगर बात करें कि स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर किस तरह का क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिस एंगल से आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो आपने देखा है। अच्छा, स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल में लिख के दिखा देता हूँ। फॉर इंस्टेंस हमारे पास है कि हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही कर रहे थे, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही मैं सिर्फ सवाल उठाऊंगा, मैं किसी और टॉपिक से सवाल नहीं उठाऊंगा। अच्छा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन है वो किस किस तरह से आ सकते हैं वो हमने देखने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि एक सैंपल क्वेश्चन है। सैंपल क्वेश्चन इज greased cartridge issue, greased cartridge issue was the most important reason of War of Independence in 1857. Do you agree or disagree? Give reasons. अब यहाँ पे देखो बेटा, अब सबसे मेजर चीज, अब डू यू एग्री और डिसएग्री। अब किस चीज से एग्री और डिसएग्री कर रहे हैं आप? स्टेटमेंट से। आप स्टेटमेंट से एग्री या डिसएग्री करेंगे, तो इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को क्या नाम दे दिया? वी आर कॉलिंग इट स्टेटमेंट क्वेश्चन। वी आर कॉलिंग इट स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब इस वजह से हमने इसको स्टेटमेंट क्वेश्चन कहा था। अब जब स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है तो इसका पैटर्न दूसरे वाले टाइप से थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप देखें कि स्टेटमेंट के अंदर आपने या तो एग्री करना है या डिसएग्री करना है, लेकिन आप बिगिनिंग में ये नहीं कहेंगे कि आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, दिस एंड दैट। नो, सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सी रीजन क्वेश्चन में दी है? सर पहले ग्रीस कार्ट्रिजेस वाले इवेंट को ग्रीस एक्सप्लेन कार्ट्रिज, करेंगे। बिल्कुल, वेल डन। तो पहले हम ग्रीस्ड कार्ट्रिज को एक्सप्लेन करेंगे। अब ग्रीस्ड कार्ट्रिज को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, चले मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं। अब याद रखिएगा, जो फर्स्ट रीजन है वो पहला पैराग्राफ या पहली रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट रीजंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैराग्राफ्स। अच्छा, मैं रीजंस की बात कर रहा हूं कि रीजन जो है वो रीजन 1। अब ये जो रीजन 1 है, ये आपने याद रखना है कि इसको आप भले एक पैराग्राफ में लिखें या 2 पैराग्राफ में लिखें, डजंट मैटर एट ऑल, आई डोंट केयर। ठीक है, आपने रीजन जो क्वेश्चन में दी है, नेवर कंप्रोमाइज ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन गिवन इन क्वेश्चन। इज इट क्लियर?
मैं ऊपर लिख रहा हूं, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन explanation of reason given in question। अब ये देखिए मेरे, अब आपने इसके ऊपर you don't need to compromise on anything, is it clear? इसके ऊपर आपने जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब इसकी एक्सप्लेनेशन बेस्ट तरीके से करनी है, और इस क्वेश्चन के अंदर रीजन 1 कौन सी होगी? इस क्वेश्चन के आंसर में रीजन 1 कौन सी होगी? ग्रीस्ड कार्टेज इशू, लाइक यस, लाइक ग्रीस्ड कार्टेज इशू। अब ये इस क्वेश्चन की रीजन है, ठीक है, ठीक हो गया बेटा? तो अब आपने इस क्वेश्चन की रीजन जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से। फिर आपने इसके ऊपर फर्ज करते हैं कि आपने इसको कितने पैराग्राफ में लिखा? एक ही बनेगा आपका, ज्यादा बड़ा बन जाएगा लेकिन एक ही बनेगा। तो इसको हम पैराग्राफ 1 कहते हैं, इसको हम क्या कह देंगे? पैराग्राफ 1। अब ये रीजन है। अब मुझे बताएं कि क्या आप इससे एग्री और डिसएग्री जब करते हैं तो क्या आपको अदर रीजंस की एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी? यस, यू हैव टू डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर रीजंस। आपने बाकी रीजंस की भी एक्सप्लेनेशंस करनी है। अब ये देखिए कि आप, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी इसकी एग्जांपल है। आप किसी चीज को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको, जब तक आप एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर थिंग्स नहीं करते तो क्या आपका कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। बेसिकली इस क्वेश्चन की डिमांड यह है कि यू हैव टू कंपेयर द थिंग्स। आपने एक रीजंस को बताना है और उसके साथ दूसरी रीजन को कंपेयर करना है, फिर आपको पता चलेगा ना कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा मेन कॉज है। अब मैं आपके सामने 4 पार्टीज रखता हूं, मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के नाम देता हूं मैं, पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसके अलावा कोई और पार्टी के नाम, एमक्यूएम। 4 पार्टीज के नाम मैंने ले लिया आपके सामने। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि पीटीआई इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, डू यू एग्री और डिसएग्री? तो क्या आप सिर्फ पीटीआई के बारे में बताएंगे? नहीं ना। तो आप क्या करेंगे? आप बाकियों के बारे में भी बताएंगे, एंड पे ओपिनियन में जाके बताएंगे कि विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इज इट क्लियर? तो अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि मतलब यू हैव टू कंपेयर द थिंग्स, लेकिन इस कंपैरिजन से पहले, इस कंपैरिजन को जब आप की रीजन लिख लेते हैं, कि इसको कहेंगे हम की रीजन, इसको क्या बोलेंगे? की रीजन जो क्वेश्चन में दी होती है। की रीजन हमेशा वो होती है जो क्वेश्चन में दी होती है, और उसके अलावा जो होती है उनको हम कहते हैं अदर रीजंस। क्या कहते हैं? अदर रीजंस। अब अच्छा चलें जी, की रीजन की बात करते हैं। तो अब की रीजन आपकी कंप्लीट होगी। फर्ज करें आपको पता चला कि ग्रीस कार्टेज इशू वाज वन ऑफ द मेजर इशू वेयर व्हेन ब्रिटिश स्टार्टेड जो है Enfield rifle, they were supposed to use the greased cartridge which was greased with cow or pig fat and this and that। वो पूरी कहानी है, ठीक है, वो लिख लिया। फिर आपने लिंक देना है। फिर आपने क्या करना है? लिंक स्टेटमेंट कहते हैं इसको। ये किसी पैराग्राफ का हिस्सा नहीं होती, ये एक अलग से लाइन लिखनी है दरमियान में। However, there were other reasons as well। तो आपने इसको हम बोलेंगे लिंक स्टेटमेंट, ठीक है, लिंक स्टेटमेंट। However, there were other reasons of war of independence। डन। तो फिर आपने बेटा इसके बाद अदर रीजंस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आप देखें कि अदर रीजंस के अंदर रीजन 2, 3 और 4, 4 रीजंस 14 मार्क्स के क्वेश्चन में मोर देन सफिशिएंट होती।
कितनी रीजंस? 4 रीजंस। अब मैं रीजन 2 की बात करता हूं। अब हम लिखते हैं रीजन 2। अब रीजन 2 हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल रीजन 2 की हम बात करते हैं तो हम लिख रहे हैं इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ वॉर, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, अब मुझे बताएं कौन कौन से इकोनॉमिक इश्यूज थे कि इंडियंस चाहते थे कि हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं ब्रिटिश से। फॉर एग्जांपल इसमें इकोनॉमिक रीजंस जो है वो एक नहीं थी बल्कि ज्यादा थी। एक तो ब्रिटिश ने टैक्सेस लगाए थे, एक ब्रिटिश इंडियंस को सैलरीज ही नहीं देते थे ज्यादा। ब्रिटिश को क्या, ब्रिटिश को मिलिट्री में सैलरी कम मिलती थी, बिल्कुल सैलरी कम मिलती थी। तो आप ये देखें कि आप ये देखें कि इकोनॉमिक कॉजेज के ऊपर आप कितने पैराग्राफ बना सकते हैं? क्या आप 2 डिफरेंट पैराग्राफ इकोनॉमिक पे बना सकते हैं? तो आप पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 इस पे बना देंगे इकोनॉमिक के ऊपर। डन हो गया। फिर रीजन 3 के ऊपर आ जाते हैं। रीजन 3 में आप क्या लिख सकते हैं? forceful conversion of Indians to Christianity. जी बिल्कुल, आप इसको रिलीजियस कॉज कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट रिलीजियस कॉज ऑफ War of Independence. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके ऊपर आपका पैराग्राफ कौन सा हो गया? 4। रीजन कितनी हुई, कितनी नंबर कितना है रीजन का? नंबर 3। अच्छा, रीजन 4 Social reasons. सोशल रीजंस कह सकते हैं क्योंकि इंडियंस वर ट्रीटेड एज इंफीरियर और ब्रिटिश कॉल्ड देम अनसिविलाइज्ड। ब्रिटिश कहते थे ना कि हमारे पास एक सिविलाइजिंग मिशन है, व्हाइट मैन्स बर्डन। हैव यू एवर स्टडीड व्हाइट मैन्स बर्डन? व्हाइट मैन्स बर्डन कभी पढ़ा है? अब व्हाइट मैन्स बर्डन ये होता है कि ब्रिटिश ये समझते थे कि ये हर व्हाइट पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडियंस जो कि लो क्लास हैं उनको हम लोग सिविलाइज बनाए। व्हाइट मैन्स बर्डन, कि अल्लाह ने उनको एक बर्डन दिया है कि दे हैव टू मेक अदर पीपल सिविलाइज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन का अब ये एक पूरी थ्योरी है, ब्रिटिश इस पे अमल करते थे। दे ऑलवेज कंसिडर देम सुपीरियर। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर भी ये होता है ना कि हमारे मुल्क में भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, कास्ट सिस्टम है, कुछ कास्ट्स हैं, हर एक बंदे की कोई ना कोई कास्ट होगी। कास्ट है, आप लोगों को पता है कास्ट होती हैं? आपकी कास्ट होगी कोई? क्या कास्ट है? मिर्जा, मेरी भी मिर्जा है। अच्छा, और खान, मलिक, मलिक, खान, कास्ट नहीं पता? कुरैशी। हाँ, अब लड़कियों को पता है ये मिर्जा। अब लड़कियों को कास्ट का नहीं पता, बॉयज कास्ट का पता है इस क्लास में। अच्छा, तो ये कास्ट सिस्टम, इसी तरह ब्रिटिश ने बाकियों से अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए जो फिलॉसफी फॉलो करते थे, दैट वाज कंसिडर्ड एज व्हाइट मैन्स बर्डन। चलें, हम चौथी रीजन लिखते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ बैन ऑफ सती भी आ सकता है इधर। बिल्कुल, बैन ऑफ सती भी आ सकता है, बैन ऑफ ठगी भी आ सकता है। ये सारी डिफरेंट कस्टम्स थी इंडियंस की। कस्टम भी तो बेटा देखिए ना सोसाइटी का पार्ट होती है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल रीजन। ठीक है, कस्टम सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है, अब इसको आप पैराग्राफ नंबर 5 में लिख देंगे और एंड पे पैराग्राफ जो 6 होगा वो क्या होगा? ओपिनियन। तो अब ये तरीका होता है आपका स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज स्टेटमेंट क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज स्टेटमेंट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन बेटा? डन। अब मैं इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से लिखता हूं। आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट विद अनदर वे। ठीक है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा
और आपको कहेगा कि आप लिखें और आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हाउ सक्सेसफुल वाला क्वेश्चन है या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, लेट मी जस्ट चेंज इट। आप लोग भी नीचे लिखें इसी की डिफरेंट एंगल क्या है, इसका डिफरेंट एंगल लिखें इसका। तो इसी का डिफरेंट एंगल में आपको लिख के दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में एक जरा भी फर्क नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। सो इवेलुएट to what extent Greece Carthage issue was the most important reason of War of Independence in 1857. Explain your answer. अब मुझे बताएं इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई फर्क है? स्ट्रक्चर में कोई फर्क है? Is there any difference in the structure? Yes, no. सेकंड वाले में हमें कितने पॉइंट लिखने होंगे? 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। कैसे? नहीं, ये सक्सेस फेलियर वाला सवाल ही नहीं है, लाजमी नहीं है, डजंट मैटर एट ऑल, सेम क्वेश्चन है बेसिकली। पहले आप ग्रीस कार्टेज लिखेंगे, लिंक स्टेटमेंट देंगे, अदर रीजंस लिखेंगे, ओपिनियन देंगे। अगर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट की जगह पे अब इसका स्ट्रक्चर ये हाउ सक्सेसफुल वाला सवाल नहीं है, दिस इज नॉट हाउ सक्सेसफुल। अगर ये हाउ सक्सेसफुल वाला होता तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे वर्ड सक्सेसफुल का होना जरूरी था। अब सही हो गया? समझ आ गई इस क्वेश्चन की? तो अब ये देखे आपने कि क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। ये देखे आपने दोनों के अंदर मॉडिफिकेशन उसने की है। जस्ट क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिफरेंट एंगल से लिखा और आप पेपर में परेशान होने शुरू हो जाते। तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब हम कोर्स करेंगे ना, अभी पढ़ते जाएंगे, तो मैं बहुत सारे सवाल लिखवाऊंगा आपको। कभी मैं इस एंगल से इस वे में सवाल लिखवाया करूंगा, कभी मैं उस वे में सवाल लिखवाया करूंगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाए कि सर ने हमें ये दोनों पैटर्न बताए तो ये एक ही एंगल से चल रहा होता है। इज इट क्लियर जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। नो सर। जी ओके जी बेटा, ओके। तो अब इसके अंदर हम लोग फर्दर चलते हैं जी। बाकी आपको बेटा मिनाल, आपको क्लियर है? ईमान, आपको भी बेटा क्लियर है? ईमान जी सर। ओके बेटा, वेल डन। अच्छा चलें, अब हम लोग अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन की टाइप, इसको हम बोलते हैं हाउ सक्सेसफुल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको? हाउ सक्सेसफुल क्वेश्चन। अब आप लिखेंगे हाउ सक्सेसफुल क्वेश्चन। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन के बिगिनिंग में हाउ सक्सेसफुल आ जाए, उसमें आपने आंसर में क्या लिखना होता है? सक्सेस एंड फेलियर्स। क्या लिखना होता है? सक्सेस एंड फेलियर्स। अब हम लोग बात करते हैं, अब ऑलवेज राइट सक्सेसेस फर्स्ट। कुछ बच्चे होते हैं ना जो फेलियर पहले लिख देते हैं। आपको पता है अगर आप फेलियर पहले लिखेंगे तो कितने नंबर कटते हैं 14 में से?
आपके 7 मार्क्स कट जाते हैं इस बार। अगर आप फेलियर पहले लिख देंगे ना, 7 नंबर तो इसी बात पे गए। अब समझ आ गई? तो फेलियर पहले कभी भी नहीं लिखने। ये मैंने इसलिए सबसे पहले ऊपर लिख के दिया कि सक्सेस हमेशा, देखिए सवाल क्या है, हाउ सक्सेसफुल है, क्या उसने पूछा आपसे हाउ अनसक्सेसफुल? अब इस सवाल की एक एग्जांपल लिखते हैं, सैंपल क्वेश्चन लिखें इसका। हाउ सक्सेसफुल was how successful was या was की बजाय करें how successful were the results of War of Independence in 1857. Explain your answer. अच्छा जी, अब इस सवाल में क्या है, बिगनिंग किससे हो रही है, किस वर्ड से हो रही है बिगनिंग? हाउ सक्सेसफुल से। इसकी भी मैं स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर सकता हूं, मैं इस तरह की स्टेटमेंट बनाऊंगा। इसकी भी वो जो नीचे इवेलुएट वाली स्टेटमेंट लिखी, इस तरह की सेम स्टेटमेंट बना सकता हूं इसकी। अब ये देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके सेम उसी तरह की स्टेटमेंट बना के आपको दे सकता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखना क्या पड़ेगा फिर? सक्सेस एंड फेलियर। इवेलुएट the extent to which results of War of Independence were successful for Indians in 1857. Explain your answer. अब ये देखें, इसमें वर्ड सक्सेसफुल का एडिशन किया है। अगर इसमें सक्सेसफुल का वर्ड ना होता तो फिर आपको समझ ही नहीं आ रही थी क्या लिखना है। अब यहां पे देखें, क्या इसके अंदर इस स्टेटमेंट में कोई की रीजन मेंशन है? इसमें कोई की रीजन मेंशन है? इसमें तो बल्कि सक्सेसफुल का वर्ड हमें बता रहा है कि इसमें की रीजन मेंशन नहीं है। कोई रीजन तो नहीं दी हुई कि कौन सा रिजल्ट था, कौन सा रिजल्ट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था। अगर तो वर्ड आता है कि दिस थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, डू यू एग्री और डिसएग्री, गिव रीजन, तब वो सवाल स्टेटमेंट बेस्ड के तरीके से करेंगे। अदरवाइज वो सवाल किस तरीके से होगा? हाउ सक्सेसफुल के बेस से होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम इसका पैटर्न देख लेते हैं, कितने सक्सेस और कितने फेलियर। याद रखें, पहले हमेशा क्या लिखना है? सक्सेस लिखनी है। तो पैराग्राफ 1, मतलब पहले आप लिखेंगे पैराग्राफ 1, इसमें आपकी पहली सक्सेस साइड आएगी। कौन सी साइड आएगी? सक्सेस। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के आंसर में पहली रीजन क्या बन सकती है? रिजल्ट में क्या रिजल्ट था सक्सेसफुल इंडियन के लिए? क्या सक्सेस इंडियंस ने अचीव की थी? ब्रिटिश promised for religious liberty। तो इंडियंस वॉर में क्या चाहते थे कि हमें रिलीजियसली फ्री किया जाए। तो जब उन्हें ब्रिटिश ने प्रॉमिस कर लिया वॉर के बाद कि अब हम आपको रिलीजियसली लिबर्टी दे रहे हैं, तो क्या ये इंडियन की सक्सेस नहीं है? यस। तो अब याद रखिएगा, जो सक्सेस के पैराग्राफ्स होते हैं उनमें वर्ड सक्सेस का होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। इज इट क्लियर? अच्छा, इसकी रीजन 2, पैराग्राफ 2 क्या होगा? दूसरी सक्सेस क्या हो सकती है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एंडेड। डॉक्ट्रिन ऑफ
लैब्स एंडेड, क्या ये इंडियन की सक्सेस नहीं थी? अच्छा, तीसरे नंबर पे ग्रीस कार्टिजेस EIC एंडेड। was dried. जी जी बेटा, EIC was dried out. यस, EIC जो है वाज एंडेड एज वेल। EIC इंडिया से पहली दफा खत्म होगी, कंप्लीटली एंड होगी, ठीक है। लेकिन इससे एक और मेजर रीजन जो आपको इजी होगा याद करना, ग्रीस कार्टिजेस एंडेड। चलेंगे, 3 सक्सेस लिख ली आपने। फिर आप क्या लिखेंगे? सक्सेस लिखने के बाद क्या आएगा? लिंक स्टेटमेंट। तो लिंक स्टेटमेंट इसकी किस तरह की बनेगी? हाउएवर देयर आर सम फेलियर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देयर आर सम फेलियर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आप फेलियर्स का जिक्र करते हैं। अब फेलियर्स की क्या इंडियंस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली? नो। तो हम लिखेंगे कॉलोनियल रूल कंटिन्यूड या स्टार्टेड या कंटिन्यूड। अच्छा, अब मुझे बताएं एक और सक्सेस, फेलियर, मुगल एम्पायर रिवाइव हो सकी? नहीं, तो मुगल एम्पायर एंडेड। अब आप मुझे बताएं कि जब आपके 5 पैराग्राफ ये पूरे हो गए, फिर पैराग्राफ 6 क्या आएगा? ओपिनियन। अब इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। अब समटाइम्स आप लोगों को लगता है हमें सक्सेस भूल गए हैं, हमें 2 सक्सेस आ रहे हैं और 3 फेलियर याद है, तो आप 2 सक्सेस लिख के लिंक स्टेटमेंट लिख के 3 फेलियर लिख के आप ओपिनियन दे दें। लेकिन आपने ज्यादा क्या लिखे हैं? सक्सेस लिखे हैं या ज्यादा फेलियर लिखे हैं इस पैटर्न में? तो आपकी ओपिनियन किस तरफ ज्यादा टिल्ट होनी चाहिए? इस तरह आपने आंसर। इज इट क्लियर? तो ये आपका वे है। अगर आप फेलियर ज्यादा लिखेंगे तो आपकी ओपिनियन किस तरफ टिल्ट होनी चाहिए? फेलियर की तरफ। इज इट क्लियर? कोई मुश्किल चीज इसमें? अच्छा, अब और सर जी बेटा, और सर इस तरह भी कर सकते हैं 4 पॉजिटिव्स और 2 नेगेटिव्स और फिर ओपिनियन। और पॉजिटिव्स और 4 पॉजिटिव्स के बाद एक लिंक स्टेटमेंट, 4 पॉजिटिव्स के बाद एक लिंक स्टेटमेंट और 2 नेगेटिव्स। 4 पॉजिटिव, क्यों इतना ज्यादा कंटेंट लिखोगे आप? इतना कंटेंट इसे पेज थे मैम कोई, बल्कि छोड़ दो। अच्छा, क्यों इतना ज्यादा कंटेंट क्यों आपने इंक्रीज करना है? आप ज्यादा ना जाए आप कंटेंट के ऊपर, कुछ 2 चीज। ठीक है सर। जी जी ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम अगली उस चीज पे जाते हैं। हम बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा वो है कि एक समटाइम्स ये कभी कभी आता है, कुछ जगहों पे ये सवाल होता है, बहुत रेयरली ये आता है। अब वो तो हम क्वेश्चन पहले करेंगे, यहाँ पे ना एक और इंस्ट्रक्शन पहले लिख लें। वो इंस्ट्रक्शन क्या है? वो इंस्ट्रक्शन पहले लिखते हैं यहाँ। चलें, इंस्ट्रक्शन ये है कि नोट ये लिखना है, राइट वर्ड सक्सेस एंड फेलियर इन रिस्पेक्टिव पैराग्राफ्स। अगर आप सक्सेस का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? सक्सेस। और अगर आप फेलियर का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे फेलियर्स। ये वर्ड लिखना हर पैराग्राफ के अंदर। अगर आप सक्सेस के पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वहां पे वर्ड सक्सेस कहीं ना कहीं पे अनदर सक्सेस, अनदर फेलियर, ठीक है, इस तरह आपने ऐड करते जाना है। वर्ड सक्सेस का और वर्ड फेलियर मस्ट मेंशन होना चाहिए। ये कहीं पे भी हो सकता है, पैराग्राफ के शुरू में लिख दें या पैराग्राफ के एंड पे लिख दें, कहीं पे भी आपने ये लिखना है। इज इट क्लियर? डन बेटा? विजयान सर पैराग्राफ, जी बेटा, हर पैराग्राफ में सक्सेस नहीं, हर failure में पैराग्राफ से कोई एक। जी। अगर सक्सेस के पैराग्राफ्स आप लिख रहे हैं तो आप सक्सेस का वर्ड हर पैराग्राफ में लिखेंगे सक्सेस वाली साइड पे। और अगर आप फेलियर के पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप हर पैराग्राफ ऑफ फेलियर के अंदर फेलियर के वर्ड्स लिखेंगे। डन जी।
अब इससे आगे मूव करते हैं, हम थोड़ा फर्दर आगे मूव कर जाते हैं। अब हमारे पास आ जाती है एक सेपरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको हम जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिनमें आप लिखेंगे सक्सेस और फेलियर ही। लेकिन जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं? ये एक डिफरेंट टाइप है जो कि 3 से 4 जगहों पे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं लिखवाता हूं आपको, आप लिखें पहले तो ये लिखें, फिर उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगी। जजमेंट बेस्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये थर्ड टाइप ऑफ है। सही हो गया? अब हम इसकी बात करते हैं। अब ये जजमेंट बेस्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है कि फॉर एग्जांपल सैंपल क्वेश्चन लिखेंगे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस was a complete failure. Do you agree or disagree? Give judgment. अच्छा, अब इसमें आपको दोनों पर्सपेक्टिव बताने पड़ेंगे और फिर आपको एंड पे जजमेंट देनी पड़ेगी। अब ये देखें कि इसमें एक वर्ड है जजमेंटल स्टेटमेंट, इसको कह देंगे। कौन सी स्टेटमेंट कहेंगे? जजमेंटल स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें पहले से एग्जामिनर ने आपको जजमेंट दे दिया। उसने एग्जामिनर के करीब ये है कि कंप्लीट फेलियर है। आप मुझे बताएं कि दुनिया में कोई भी चीज कंप्लीट फेलियर है? नहीं है ना। तो उसकी अपोजिट साइड पे क्या लिखेंगे आप? फेलियर की अपोजिट क्या होगा? सक्सेस। तो इसमें आप इस तरह के क्वेश्चन में आप पहले फेलियर भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द की वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट ये हो जाती कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ए कंप्लीट सक्सेस ऑफ इंडिया, तो फिर क्या लिखते आप पहले? बाकी फेलियर। एक ना लिखे पैराग्राफ, कम से कम 2 होने चाहिए। रेशो सक्सेस और फेलियर वाली आपकी होनी चाहिए। ये रेशो ये होनी चाहिए। मतलब रेशो क्या होती है कि रेशो आप 3 सक्सेस लिख रहे हैं तो 2 फेलियर लिखें, 2 सक्सेस लिख रहे हैं तो 3 फेलियर लिखें। इट डिपेंड्स। इज इट क्लियर बेटा? जी, कोई चीज मुश्किल इसमें? कुछ भी मुश्किल तो नहीं है इसमें? अच्छा, इस तरह का सवाल 3 से 4 जगहों पे बनता है। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल है, उस पर यह बन सकता है partition of Bengal was completely successful. It was not complete success. पहले आप सक्सेस की पैराग्राफ उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे दें। इज इट क्लियर बेटा? डन हो गया? अब ये इस तरह के सवाल, अब ये वाला जो सवाल है ये आता स्टेटमेंट की तरह है, लेकिन इसमें लिखने क्या होते हैं? सक्सेस, फेलियर। और ये पता कैसे चलेगा? जब एग्जामिनर ना आपको खुद कह देगा कि भाई ये चीज कंप्लीट सक्सेस है और कंप्लीट फेलियर है, तो तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें सक्सेस और फेलियर लिखने हैं मैंने। समझ आ गई? तो मतलब क्या है कि आपको स्टेटमेंट्स को समझना आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर इट। इज इट क्लियर? ये यहां तक हमारी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूरी होगी। अब मार्किंग कैसे करते हैं? मार्किंग, अब मैं मार्किंग इसी के ऊपर सिखाता हूं। ये वाला जो पहला पैटर्न आपने लिखा है ना, इन दोनों पैटर्न्स के ऊपर आपको मार्किंग सिखाता हूं। अब ये देखिए मार्किंग क्या होती है। साइड ए जिसमें आपने रीजन 1 लिखी थी, ये जिसमें एक पैराग्राफ आपने लिखा था, ये आपको पता है इसके कितने नंबर होते हैं? 7 to 9 मार्क्स होते हैं इसके। कितने होते हैं? 7 to 9 मार्क्स हैं जो सवाल के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर जो रीजन दी है। अब आप लोग करते क्या है, जो क्वेश्चन में रीजन दी होती है ना, उसको इतना सा पिट्टू सा लिख के आ जाते हैं, छोटा सा। उससे क्या होता है, आपके 7 से 9 नंबर है भाई। एग्जामिनर ने आपको इसकी बेस पे आपका लेवल ऑफ आंसर डिटरमिन करना था, और आपने की रीजन को तो एक्सप्लेन किया ही नहीं अच्छा। तो अगर आप की रीजन को अच्छा एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बेटा
पहले से ही एक्सपेक्ट करके आइएगा कि आपका बी ग्रेड आता है, ठीक है। ए की तरफ जाने की चांसेस कम है, डन है, ज्यादा क्लियर होगा। तो की रीजन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके ऊपर ज्यादा डिटेल देनी है। अब मसला एक है, आप फॉर एग्जांपल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की 10 काजेज हैं, आपने 5 याद की थी, लेकिन की रीजन में वो रीजन आ गई जो आपने याद नहीं की थी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? 7 नंबर आपके उधर से चलेगा। तो मेंटली थोड़ा सा इस मामले में आपने रेडी शार्प हो जाना है कि पढ़ना सब कुछ है, कोई भी चीज की रीजन के तौर पे आती है, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज बताता जाऊंगा कौन सी की ठीक है, समझ आ गई। अब के अदर आ जाएंगे, फिर आपने 2 नंबर के लिए ओपिनियन देनी है इसके 2 नंबरों को, समझ आ गई। इसी तरह सक्सेस और फेलियर वाली साइड पे जो क्वेश्चन होते हैं, सक्सेस के पैराग्राफ जाते हैं आपके 7 to 9 तक, और अगर आप फेलियर लिखेंगे तो आप चले जाएंगे 12 तक, 12 तक चले जाएंगे, और 2 नंबर किसके हो गए? बिल्कुल वाइस वर्सा भी हो सकता है, और फिर आपका 2 नंबर हो गए जजमेंट। आप समझ आ गई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको बेटा मार्किंग क्लियर है? इज इट Yes, क्लियर sir. टू? यस कोई Yes, sir. किसी कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। नो सर, आए समझ। आगे समझ? जी अल्फा, बिलाल, दाऊद, ईमान, जी सर, आगे आनिया, समझ। मिनाल, याहिया, जी, सर। बयान, इज इट क्लियर? चलिए ओके। तो यहाँ तक आज हमने हिस्ट्री को कंप्लीटली पैटर्न वाइज फिनिश कर दिया, और अब दोबारा मैं एक रिमाइंडर दे दूं आपको, दिस इज द टाइमलाइन, और ये टाइमलाइन आप लोगों ने दोबारा मंडे को याद करके आनी, और मंडे को अब मैं बख्शूंगा नहीं, मंडे को मैं दोबारा आपको चांस नहीं दूंगा दूसरा, ये मैं ग्रुप में दोबारा सेंड कर रहा हूं, ये आप लोगों को ग्रुप में बेटा मैं दोबारा सेंड कर रहा हूं। 7 मार्क्स का गया, चेक करना है, वो एंड पे करता हूँ, बाकियों का कर चुका। अच्छा, ये मैं ग्रुप में आप लोगों को भेज रहा हूँ, कहाँ पे चला गया टाइमलाइन, ये मैं टाइमलाइन दोबारा आज भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग सब जो लोग लेट आए थे, जिन्होंने मिस कर दिया, जो ग्रुप में एडिट नहीं थे, सबके लिए मैंने दोबारा आपको सेंड कर दिया। अगर ये वाली चीज याद करके आनी है, और अब अगर ना याद करके आए तो आप घंटी भी लगेगी, अब मैं मारना भी शुरू कर दूंगा, 1 हफ्ता मैंने बड़ा प्यार से देख लिया, ठीक है। अरे समझ आ गई? तो मेरे से पिटाई भी हो जाती होती है, तो ये याद रखना। फिर चलें, यहाँ पे आज फिनिश करते हैं, अभी ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप 2-3 मिनट की ब्रेक ले लें, 2 मिनट 3 मिनट की ब्रेक लेके फिर हम लोग